नरेंद्र मोदी और अमित शाह की काट के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को अपना हिस्सा बनाने जा रही है। आज प्रशांत किशोर ने 55 स्लाइड्स की पीपीटी कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने प्रस्तुत की है। इस घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार बदल रही है। पहली बार कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर निकलने वाली है। लेकिन इस घटनाक्रम को देखने के बाद कुछ ऐसे नाम याद आते हैं जिनके बारे में भी कभी ऐसा ही कुछ कहा गया था। हालांकि उनके बारे में इतना नहीं कहा गया था, लेकिन बातें हुई थी। नाम अरुण नेहरू का भी है, नाम जेम्स माइकल लिंगदोह का है, टी एस कृष्णमूर्ति का है, एन गोपाल स्वामी का है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको कांग्रेस ने प्रशांत किशोर से पहले प्रशांत किशोर का ही काम करने के लिए साथ बुलाया, लेकिन किसी का भी अंत अच्छा नहीं रहा। कोई बस ऐसे ही गायब हो गया, किसी को हूट किया गया, किसी को जिस काम के लिए बुलाया गया उसे वही काम नहीं करने दिया गया। और वहीं से सवाल उठता है कि क्या वो पीपीटी या 55 स्लाइड्स काफी हैं कांग्रेस से गांधी परिवार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए? और क्या ये आखिरी पीपीटी प्रेजेंटेशन थी? बहुत सारे सवाल हैं। चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी इन मीटिंग्स की श्रृंखला की पहली मीटिंग के बाद किसी और मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे विस्तार के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो सबसे पहली बात कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर या किसी भी ऐसे आदमी को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो बाहरी हो, जो एक डील के आधार पर पार्टी का हिस्सा बन रहा हो, जिसकी आज तक विचारधारा को लेकर कभी बात नहीं हुई हो ओपन फोरम में? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जोड़ के बराबर का एक आदमी पार्टी में आकर काम करेगा, जिसकी बात सभी को सुननी होगी, जो बेहद सीमित लोगों की बात सुनेगा, जो पार्टी का हिस्सा होगा और फैसला लेने वाले पद पर होगा। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जब ऐसा लगा कि कांग्रेस की ताकत जो है वो अब अलग अलग हिस्सों में बंटने वाली है। मसलन साल 2006 देखें, राहुल गांधी एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। कांग्रेस में बदलावों की गुंजाइश को देखते हुए वो कुछ लोगों को हायर करते हैं, एक कंपनी को हायर करते हैं। जैसे प्रशांत किशोर की कंपनी है, उसी तरीके से एक और कंपनी थी, फाउंडेशन ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस। उसको रन कर रहे होते हैं देश के बड़े चर्चित चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह। बड़ी मीटिंगें होती हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, इनर पार्टी डेमोक्रेसी पर बातें होती हैं। युवा जो वोटर्स थे और उनको साधने के लिए जो युवा कांग्रेस थी उसके विस्तार और कामकाज पर बातें होती हैं। इसके अलावा केजे राव भी पार्टी के हर लेवल के लोगों से बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का सपोर्ट भी था, सब कुछ था, और फाउंडेशन ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन के बीच इनका बढ़िया तालमेल भी था। राहुल गांधी और संगठन के लोगों के बीच तालमेल था, लेकिन पार्टी से बढ़िया नहीं जम पाई क्योंकि पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार थे कि वो एक बाहरी आदमी के इशारों पर काम कर सके। इसके बाद आता है साल 2014। इन तमाम कवायदों में लगभग 8 साल गुजर जाते हैं। पार्लियामेंट्री चुनाव होते हैं, कई और पूर्व चुनाव आयुक्त साथ में आते हैं। उनका प्रमुख काम था कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करना और सोनिया गांधी राहुल गांधी को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट तैयार हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी, 3 नामों को लेकर के मतभेद खुलकर सामने आ जाता है। अशोक चौहान, पवन कुमार बंसल और सुबोध कांत सहाय, तीनों दागी छवि के लोग थे। एफएमई की राय में ये लोग उम्मीदवारी के काबिल नहीं थे। जो पेरीमीटर उनसे कहा गया था उम्मीदवारी के लिए सेलेक्ट करने का, उसके हिसाब से ये तीनों लोग फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया और आखिर में एफएमई ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने से ही इनकार कर दिया। अब बात तो हो रही है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर को पार्टी का हिस्सा बना लिया जाए, जिससे कि चीजें स्मूथ हो और एफएमई वाली अनुभव जो उसे जो सीख मिली है उसके आधार पर प्रशांत किशोर को पार्टी का हिस्सा बनाने की बातें हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि क्या प्रशांत किशोर पार्टी में नंबर 2 जैसी चीज पर राजी हो जाएंगे? क्योंकि अलग अलग पार्टियों में या कांग्रेस पार्टी में ही देख ले, नंबर 2 जो होता है कहने में पहले से बस नीचे होता है, लेकिन वो बहुत नीचे चला जाता है। और जैसी चर्चा हो रही है कि उनको उपाध्यक्ष या महासचिव बनाया जा सकता है, तो ये बात हजम नहीं होने वाली है कि प्रशांत किशोर इस बात को स्वीकार करेंगे।
इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति एक संभावनाओं से भरी लेकिन फिलहाल निष्प्राण और भविष्य में उसमें प्राण आने की संभावना से समाप्त हो चुकी एक कंपनी है, उसको कोई दोबारा जिंदा करना चाहता है, उसमें पैसे या बुद्धि या समय खपाना चाहता है, तो वो जाहिर है मालिकाना हक मांगेगा साफ तौर पर। और यही फॉर्मूला प्रशांत किशोर पर भी लागू होता है। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की तमाम शर्तों में से एक शर्त यह भी रहने वाली है कि उनको फ्री हैंड और फैसला लेने वाली पोजीशन चाहिए, जहां से वो सीधे गांधी परिवार से डील करेंगे। बाकी और लोग जैसे गांधी परिवार के नीचे काम करते हैं वैसे ही प्रशांत किशोर के नीचे भी काम करेंगे, क्योंकि बस पार्टी का हिस्सा बनना या काम करना या मंत्री बन जाना या पद मिल जाना या किसी नेता का करीबी बन जाना उनको अरुण नेहरू बना सकता है। जिन्होंने राजीव गांधी के करीबी के तौर पर काम किया, उनके निजी सचिव तक बनने की मतलब कुवत रखी, काम उनके लिए किया, मंत्री बने, बड़ी ताकत आई उनके पास, रायबरेली उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ बनाने की शुरुआत करी 8वीं लोकसभा में। लेकिन अंत बड़ा अजीब हुआ। इंडिया टुडे का एक आर्टिकल पढ़ते हुए आखिरी जो लाइन उनके बारे में लिखी गई थी उसने बड़ा आकर्षित किया। उसमें लिखा था, इट इज हार्ड टू ट्रेस हिज फुटप्रिंट्स इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टुडे आफ्टर हिज डेथ, he hasn't left any imprint, something which he tried to do। मतलब इस तरीके से समझिए कि वो जो करना चाहते थे, वो जैसा चाहते थे, उस तरीके से आज उनको कहीं भी याद नहीं किया जाता है। मजमून यही है। तो ये बात और कहानी प्रशांत किशोर को ही पता होगी। एक और अरुण नेहरू बन जाने का डर उनको भी होगा। और कांग्रेस पार्टी जानी भी इसीलिए जाती है, बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए हैं और खत्म हो गए हैं, नाम तक लोगों को याद नहीं रहते हैं। इसीलिए कुल जमा बात जो है मामला वो यही कि प्रशांत किशोर इतना कच्चा नहीं खेलेंगे। ये 55 स्लाइड्स काफी नहीं है। बात अभी हो रही है कि 600 स्लाइड्स की पीपीटी है जिसको प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में प्रेजेंट करेंगे। बात अभी और लंबी जाएगी और प्रशांत किशोर की डिमांड लिस्ट काफी सधी हुई और क्लियर भी रहने वाली है, जिसमें वो फैसला लेने की हैसियत रखने की बात करेंगे और साथ ही उनसे ऊपर या उनके बराबर बस तीनों गांधी ही रहेंगे। मतलब इतनी बेसिक कर्सी रखेंगे, लेकिन बाकी और कोई भी प्रशांत किशोर से डील नहीं कर सकेगा। बाकी सभी लोग जैसे गांधी परिवार को सुनेंगे वैसे ही प्रशांत किशोर को सुनेंगे, पार्टी के नेता के तौर पर, अपने नेता के तौर पर। अब कुर्सी कौन सी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। ये जो तमाम चीजें थी और ये तमाम बातें की जा सकती हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा टारगेट है, कहा जा रहा है 2024 में 13 करोड़ नए वोटर हिंदुस्तान की सरकार बनाने में वोट करेंगे। अगर आप आज देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास टोटल 11.5 करोड़ वोट है, भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन 23 करोड़ के आसपास के वोट है। और अगर कांग्रेस पार्टी जो नए वोटर आ रहे हैं 13 करोड़, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है, प्रशांत किशोर के पास उन 13 करोड़ नए वोटर्स को आकर्षित करने का कोई प्लान होगा तो वो सबसे ज्यादा भारी रहने वाला है। और अगर उसको ट्रेस करने का कोई प्लान होगा, आप याद करिए 2014 अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो नए वोटर्स की बदौलत आई थी। तो नए वोटर्स के लिए अगर प्रशांत किशोर कुछ अलग फॉर्मूला रखते हैं जो फिलहाल की राजनीति में लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, माना जाता है कि प्रशांत किशोर वर्तमान राजनीति से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी अलग समझ है, थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को ऑब्जर्व करने की हैसियत रखते हैं, तो अगर वो इस चीज को ट्रेस कर पाए हैं कि आगे जो 13 करोड़ वोटर जुड़ने वाले हैं उनको अपने साथ कैसे जोड़ना है, तो ये उनका सबसे प्लस पॉइंट रहने वाला है। और इसका कोई भी सॉल्यूशन फिलहाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर क्या कर रही है वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस खुले तौर पर इस चीज को ट्रेस करने में नाकाम है कि नए वोटर्स को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी एक बीते दिन की बात हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को नए ढंग से रिलेवेंट करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की रहने वाली है। इसके अलावा कुछ और चीजें सुनने में आई हैं, उन पर बात कर लेते हैं। क्या 66 स्लाइड में क्या हुआ है, वैसे इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, कुछ हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। आज प्रशांत किशोर ने सबसे पहली जो बात कही कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति बनाने की हैसियत उनको चाहिए, वो सभी राज्यों के प्रभारियों से सीधे संपर्क में रहेंगे, ये बात उड़ी पुड़ी है। साथ ही प्रशांत किशोर गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत और सीट बंटवारे पर खुद बात करेंगे, यानी कि अध्यक्ष वाली हैसियत मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर इसकी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजेंगे। सोनिया गांधी की उम्र 75 साल है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं को एक तरीके से मार्गदर्शक मंडल में डालने का जो आइडिया था वो प्रशांत किशोर ने ही भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो क्या सोनिया गांधी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी कैडर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है, उस पर बात हुई है। पार्टी की छवि सुधारने की जरूरत है, जो नए वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होगा। राजनीतिक संदेश देने
समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई मैसेज नहीं है इंडिया के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका विजन क्या है। इसके अलावा गठबंधन की चयन जो होगा वो सोच समझ करके करने की जरूरत होगी। फिलहाल ये तमाम बातें सुनने में आई हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर बातें वही हैं जो कांग्रेस की G21 या G23 बोल रही है। इसमें नया कुछ नहीं है, कुछ बातें लग रही हैं नई, लेकिन बहुत नई नहीं है। जो G23 के आसपास की ही बातें हो रही हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि फिलहाल ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन, और जो शायद अब तक नहीं हुआ है, वो हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब आर या पार वाली बात कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं, अब ऐसा कर रहे हैं तो बनने के बारे में सोच भी रहे होंगे, तो आर पार के मूड में प्रशांत किशोर हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसमें नतीजे के तौर पर आने वाले दिनों में निकल कर आता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा भी करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपीएसटीएफ ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव और उनके गिरोह द्वारा बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये लोग गिरोह के तौर पर युवकों को चिन्हित करके जो बेरोजगार होते थे उन्हें अपना निशाना बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं अरमान खान, असगर अली, मोहम्मद फैजी, विशाल गुप्ता और अमित राव, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर, तंबाकू ब्रांड का ऐड करने पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार बीते दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना माफीनामा शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी मांगी है। हालांकि कह दिया है कि विज्ञापन की फीस जो है उसे अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। ब्रांड जब तक चाहता है तब तक वो इस ऐड को प्रसारित कर सकता है, जैसा कि उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि मैं वादा करता हूं भविष्य में पूरी समझदारी के साथ ऐड का चयन करूंगा। इसके अलावा एक और खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज अहमदाबाद में आए हैं। भारतीय उद्योगपति और दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात अहमदाबाद के शांतिग्राम स्थित अडानी समूह के मुख्यालय में हुई। बता दें कि किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह पहला गुजरात दौरा है। इसके अलावा गुजरात में आज बोरिस जॉनसन ने चरखा चला करके भी गांधी जी वाला चेक किया है। ये तमाम खबरें थी। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के विधायक, एक तरीके से कह लीजिए, शिवपाल सिंह यादव भाजपा में जाने की उनकी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। उसके बीच में दोनों के बीच रिफ्ट कई बार नजर आया है। एक बार फिर से उन्होंने आज एक दूसरे के खिलाफ खुल करके बोला है। एक चैनल से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझे पार्टी से निकाल दे। मैं सपा के ही 111 विधायकों में से एक विधायक हूं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सपा नेता आजम खान से भी संपर्क में होने की बात कही है और कहा है कि वो किसी भी दिन आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एमसीडी की कार्रवाई पर रोक को जारी रखा है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि बिना किसी अनुमति के जुलूस निकाला गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि मुद्दा ये नहीं है। दवे मुद्दे पर लौटे और उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। दवे ने इसके बाद कहा कि बिना अनुमति के जुलूस निकाले गए, इसके बाद दंगा हुआ, इसके बाद पुलिस ने एक विशेष समुदाय के लोगों को आरोपी बनाया, इसके बाद एमसीडी ने भी टारगेटेड कार्रवाई की। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकार के जो अभियान चला है उसमें 88 हिंदुओं और 28 मुस्लिमों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। इन लोगों को 2021 में नोटिस जारी किया जा चुका था। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत विंस्टन चर्चिल की तरफ से है। उन्होंने कहा है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई पड़ती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। सरल से अगर समझना है आपको तो मोदी जी ने कोरोना के टाइम एक नारा दिया था, आपदा ही अवसर, आपदा को अवसर बनाना है। इस तरीके से वही बात विंस्टन चर्चिल बहुत पहले कह गए थे। जिंदगी में इसे आप लागू कर सकते हैं। कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आप या तो नेगेटिव जा सकते हैं या पॉजिटिव जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे का आपका भविष्य। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बाकी आप सोचते क्या हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी बात पर, आप खबर पर या कुछ भी आपकी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।